तो इसमें जैसे मान लो हमें दे रखा है ये अर्थ है और अर्थ का मास m है और इसकी जो रेडियस है वो r है। अब कोई पार्टिकल मान लो यहाँ रखा हुआ है, m मास है उसका, उसको हमें अर्थ की सरफेस से जो है मान लो कि एन आर हाइट जो है ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो एम मास को हमें एन आर हाइट, अब ये एन कुछ भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसको एन आर हाइट ले जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा वो हमें निकालना है, वर्क रिक्वायर्ड। तो हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल जो अर्थ की सरफेस पे है एम मास का, इसको हम एन आर हाइट पे ले जाना चाहते हैं। तो इसको यहाँ ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो पार्टिकल है यहाँ रखा हुआ है, इसकी यहाँ हम क्या लिख लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। और जब फाइनली यहाँ चला जाएगा तो हम इसकी यहाँ फाइनल क्या लिख लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इसकी एनर्जी में जो चेंज आएगा वही क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, और वो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स हम लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख देंगे, मास मल्टीप्लाई यहाँ का पोटेंशियल, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे मास मल्टीप्लाई यहाँ का पोटेंशियल। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो होता है -gm/R। ठीक है, और यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस। ठीक है, सेंटर से लेके ये पूरी डिस्टेंस जो है स्मॉल आर, वो यहाँ का पोटेंशियल डिसाइड करेगी। तो m इंटू यहाँ का पोटेंशियल gm/r प्लस nr। और कैसा पोटेंशियल होगा, है नेगेटिव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। तो m इंटू वी वहाँ का, और m इंटू वी यहाँ का v बन जाएगा -gm/r। अब देख लो इसमें कॉमन आ जाएगा, g कॉमन, कैपिटल M कॉमन, स्मॉल m कॉमन। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास वो तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/r, और ये माइनस का 1/r प्लस nr, ये आएगा। तो एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो जी एम एम बाई एलसीएम आ जाएगा r इंटू आर प्लस एन आर। तो ये बनेगा r प्लस एन आर माइनस आर, आर से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा कैपिटल जी एम एम, ऊपर आ गया एन आर, और नीचे आ जाएगा r इंटू एन आर प्लस आर, ये आ जाएगा। अब r से r उड़ा दो यहाँ पर, और gm को अगर लिखना चाहो तो gm को gr² लिख सकते हो तुम। ठीक है, ये r से r तो गायब हो ही गया, तो gr² कैपिटल M तो गायब हो जाएगा, स्मॉल m बचेगा, और नीचे r कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस n, और ये r से r भी कैंसिल हो जाएगा। तो mgr डिवाइड बाई 1 प्लस n, ये जो है वर्क रिक्वायर्ड होगा इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में। अब वो बहुत सारे सवाल बना देगा, बोल देगा कि किसी भी पार्टिकल को हम r/2 हाइट पे ले गए, ठीक है, 2r हाइट पे ले गए सरफेस से, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। कुल मिला के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही इसका वर्क बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये भी। और कई बार वो ये पूछ लेता है कि कोई m मास से अर्थ की सरफेस पे है, और अगर मैं इसको v नोट वेलोसिटी दे दूं तो ये मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करेगा वो कितनी होगी, कि मैक्सिमम कितनी हाइट ये अटेंड करेगा। जैसे अपन काइनेमेटिक्स में बोलते हैं कि किसी पार्टिकल को अगर हम v वेलोसिटी दे दें तो मैक्सिमम हाइट हो जाती है इसकी v²/2g। ठीक है, लेकिन इसमें अपन अजम्पशन लेते हैं कि g जो है पूरे रास्ते एक जैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर g जो है वो बदलेगा अगर, तो उस केस में मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या होगी वो अपन निकालेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एनर्जी को क्या रखना है, कंजर्व रखना है।
तो देखो यहाँ पर इसको वेलोसिटी मैंने कितनी दी v नॉट, और यहाँ पर इसके पास क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, और मैंने वेलोसिटी दी तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। तो ये ऊपर जाएगा और अर्थ इसको किधर खींचेगी नीचे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है। उससे ऊपर ये नहीं जा पाएगा, वही इसकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो ये पॉइंट मान लिया मैंने कोई भी, जैसे ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी ले लिया, तो बी पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब इसकी बी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो काइनेटिक और यहाँ जो पोटेंशियल थी, और वहां जो काइनेटिक और वहां जो पोटेंशियल होगी, वो टोटल सम क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि एक ही फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो भी कैसा है कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी लिख देंगे ए पे, और बी पे टोटल एनर्जी लिख देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, ये लिखेंगे। ए पे मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे पोटेंशियल माइनस जी एम एम बाई आर, और ए पे काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वी नोट है तो वी नोट स्क्वायर। बी पे जो है काइनेटिक तो कितनी हो जाएगी जीरो, और बी पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर, ठीक है। अब स्मॉल आर क्या होगा सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये हाइट h है तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस एच। अब इन दोनों को क्या करना है इक्वल करना है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, इसको उधर ले जाओ, देखो ये बन जाएगा प्लस का जी एम एम बाई आर माइनस जी एम एम आर प्लस एच, ये आएगा। एम से एम कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये बनेगा वी नॉट स्क्वायर बाई टू, इधर बच गया जी एम, और आर अगर मैं कॉमन ले लूं तो वन माइनस, या नहीं भी लो तो ऐसे चलने दो, एलसीएम ले लो, वेलोसिटी कितनी देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसकी क्या आएगी हाइट आएगी, ठीक है। तो मान लो हमने वेलोसिटी इतनी ज्यादा दी कि ये जो है इतना ऊपर चला गया कि अर्थ इसको दोबारा नहीं खींच पाई, ठीक है। तो उस केस में फिर ये अर्थ के फील्ड से कहाँ चला जाएगा बाहर, और अर्थ के फील्ड से बाहर चला जाएगा तो फिर कभी अर्थ इसको खींच नहीं पाएगी, ठीक है। और वो जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी जो हम यहाँ देंगे, वो वेलोसिटी उसकी क्या बन जाएगी एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। भाई हम जितनी ज्यादा वेलोसिटी देंगे उतनी हाइट पे जाएगा, ठीक है। तो कितनी वेलोसिटी पे कितनी हाइट जाएगा वो रिलेशन ये है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पार्टिकल कभी वापस आए नहीं, एस्केप कर जाए। तो उसके लिए मिनिमम कितनी वेलोसिटी दूं कि ये अर्थ के सरफेस से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। तो वो जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड बोल देते हैं। तो नेक्स्ट आता है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी पहली चीज तो कैसी वेलोसिटी है मिनिमम वेलोसिटी है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है, मिनिमम वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। किसके लिए रिक्वायर्ड होगी है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कराने के लिए, ठीक है। वो अलग अलग प्लेनेट के लिए क्या हो सकती है अलग अलग हो सकती है। मून के लिए वो वेलोसिटी क्या होगी अलग होगी, किसी और प्लेनेट के लिए अलग होगी। वो डिपेंड करता है उस प्लेनेट का मास कितना है, रेडियस कितनी है, उन बातों पे। तो कोई भी प्लेनेट है मान लो, और उस प्लेनेट का मास m है, और उस प्लेनेट की रेडियस कितनी है r, और हम चाहते हैं कि कोई पार्टिकल यहाँ है मान लो सरफेस पे, इसको हम चाहते हैं ये एस्केप कर जाए, ठीक है। तो एस्केप कराने के लिए हमें इसको इस प्लेनेट के फील्ड से क्या करना होगा बाहर करना होगा, ठीक है। तो ये प्लेनेट के फील्ड से बाहर करने के लिए हमें यहाँ क्या देनी पड़ेगी इसको वेलोसिटी, ठीक है। और जो वेलोसिटी दे रहे हैं हम कैसी वेलोसिटी दे रहे हैं मिनिमम। मिनिमम वेलोसिटी हम इस तरह से दे रहे हैं कि मान लो यहाँ तक फील्ड है इसका, इसके बाद इसका कोई फील्ड नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर ये रहेगा तो ये इसको क्या कर लेगा खींच लेगा, ठीक है। तो हमें कम से कम इसको इतनी वेलोसिटी देनी कि ये यहाँ तक पहुंच जाए, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी ये यहाँ पहुंच जाए। इससे ज्यादा देंगे तो भी ये बाहर चला जाएगा, लेकिन इससे कम देंगे तो फिर ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें कि ये एस्केप कर जाए।
तो वो चीज हमें यहाँ निकालनी है। देखो यहाँ वेलोसिटी मिनिमम दे रहे हैं तो यहाँ जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी है, 0। ज्यादा देंगे तो यहाँ 0 नहीं होगी, लेकिन इतनी ही देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी, 0। और इससे कम देंगे तो इससे पहले ही क्या हो जाएगी, 0, लेकिन वो वापस आ जाएगा। इस वाले केस में वापस नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट एस्केप कराने के लिए मिनिमम जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये इसके फील्ड से कहाँ चला गया है, बाहर। तो फील्ड के बाहर चला गया है तो इसका मतलब ये अब इसका इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। किसका, इस पार्टिकल का। जब ये यहाँ चला जाएगा तो इस पार्टिकल का इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ये इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा, और कोई इंटरेक्शन नहीं होता है तो फिर इंटरेक्शन की वजह से ही कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल। तो यहाँ पर बी पॉइंट पे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पिछले सवाल में हमने देखा था कि काइनेटिक तो 0 हो गई थी, लेकिन ये अभी भी इसी के फील्ड में था, तो इंट्रैक्शन बना हुआ था अभी भी इनके बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हुई थी। लेकिन इस केस में पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर बी पॉइंट पे पोटेंशियल भी 0, काइनेटिक भी 0, तो बी पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम हमने क्या किया, एक तरह से जो पार्टिकल यहाँ रखा था उसकी जो भी टोटल एनर्जी थी उसको हमें क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है, जैसे ही 0 बन जाएगी टोटल एनर्जी, वो क्या हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा। ठीक है, 0 से ज्यादा बन जाएगी तब भी एस्केप कर जाएगी, लेकिन मिनिमम कितनी एनर्जी दे उसको, जैसे मान लो ये रखा हुआ है, तो रखा हुआ है तो इसके पास एक एनर्जी है, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव, बस रखा हुआ है। अब हम चाहते हैं ये एस्केप कर जाए, तो मान लो रखा हुआ है तो इसके पास एनर्जी मान लो 20 जूल नेगेटिव में, तो मैं एस्केप कराने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी दूंगा, 20 जूल। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, और ये एस्केप कर जाएगा। 20 से कम दूंगा तो एस्केप नहीं करेगा। ठीक है, 20 से ज्यादा दूंगा तो एस्केप कर जाएगा। तो मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, +20। ठीक है, जितनी उसकी वहां क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक तो है ही नहीं, कौन सी है, पोटेंशियल। तो मैं इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या दे दूंगा, एनर्जी मतलब वेलोसिटी दे दूंगा। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म मतलब वेलोसिटी। तो ये क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो हमें इसकी टोटल एनर्जी क्या करनी है, कुल मिला के 0 करनी है, और जैसे ही टोटल एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा। क्योंकि जहां एस्केप करता है वहां टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है, 0। और एनर्जी कंजर्व रहनी है तो यहाँ भी कितनी होनी चाहिए, 0। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे अपन, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बन जाएगी -Gmm/r। और यहाँ वेलोसिटी v मिनिमम है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी v मिनिमम वही 12mv एस्केप स्क्वायर। ठीक है, v मिनिमम किसके इक्वल है, v एस्केप। तो दोनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी को इक्वल कर देंगे, तो बी पॉइंट पे तो टोटल एनर्जी 0 है ही सही, और ए पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी को 0 कर देंगे, तो यहाँ ये दोनों एनर्जी 0, 12mv² एस्केप प्लस -Gmm/r, ये है। तो उसको उधर ले आएंगे, प्लस में बन जाएगा Gmm/r, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से एम कैंसिल, वी इक्वल टू √2 Gm/r। तो किसी भी प्लेनेट से जो है अगर हमें किसी पार्टिकल को एस्केप कराना है तो उसके लिए जो है ये वेलोसिटी हो जाएगी। इस वेलोसिटी को अगर ध्यान से देखें तो ये जिस पार्टिकल को हमें एस्केप कराना है उस पे उसके मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ पार्टिकल, डिपेंड ऑन मास ऑफ पार्टिकल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो चाहे कितना ही हल्का हो चाहे कितना ही भारी हो, उसको एस्केप कराने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो सबकी सेम ही होगी। ठीक है, तो वी ई डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ पार्टिकल, यानी कि एम की पावर कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, मतलब कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे पूछ लेता है वो कि मास ऑफ पार्टिकल और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन क्या है,
तो m की पावर कितनी होगी 0, क्योंकि वो मास ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो वेलोसिटी जो है एस्केप करने वाली, वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट। जितना ज्यादा मास होगा, जितनी कम रेडियस होगी, एस्केप वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो जितना रेडियस कम होने का मतलब जितना छोटा प्लेनेट, और जितना छोटा प्लेनेट और उतना ही उतना क्या हो, मास ज्यादा हो, तो फिर वो क्या, उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो छोटा प्लेनेट हो, रेडियस कम हो और मास ज्यादा हो, तो एस्केप वेलोसिटी भी फिर क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसमें देखो जीएम को अपन रिप्लेस कर सकते हैं। जीएम को जी आर से अगर रिप्लेस कर देंगे तो वी ये बनेगा जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये यहां से आएगा वी इक्वल टू अंडर रूट 2 जी। तो इस वाले रिलेशन से तो मैं बोल दूं कि अगर मास कांस्टेंट है किसी भी प्लेनेट का, तो फिर जो वी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर होगा। अगर मास कांस्टेंट रखता है किसी भी क्वेश्चन में, वो बोलता है कि दो प्लेनेट है, दोनों के मास सेम है, लेकिन एक की रेडियस दूसरे की 4 टाइम है, तो वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी, इस तरह के सवाल पूछ लेगा वो। ठीक है, तो मास सेम है तो फिर आर पे इस तरह से डिपेंड करेगा। और अगर ये वाला रिलेशन मैं काम में लूं और मैं बोल रहा हूं कि जी सेम है, जी कांस्टेंट है, तो फिर यहां से वी वो इस तरह से आर पे डिपेंड करेगा, अगर जी कांस्टेंट है तो। ठीक है, और डेंसिटी की फॉर्म में अगर मुझे रिजल्ट निकालना है कि डेंसिटी, तो डेंसिटी इसमें छुपी हुई है मास ऑफ प्लेनेट में। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन भी हमें देखना है। तो मास को लिख सकते हैं रो, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये m की वैल्यू अगर मैं वहां रखता हूं, तो देखो वी इक्वल टू 2g इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, और नीचे आ जाएगा ये आर, और पूरा का पूरा ये रूट में। तो आर क्यूब में ये आर कैंसिल होगा, तो आर स्क्वायर बाहर आके रूट बन जाएगा, रूट से बाहर आके आर बन जाएगा। आर और 4, ये 8/3 पाई रो और जी, ये आ जाएगा। तो एक ये वाला रिलेशन कई बार सीधा ही पूछा गया है। ठीक है, सीधा ही फॉर्मूला पूछ लेता है वो कई बार। तो यहां से मैं एक चीज और लिख सकता हूं कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट है किसी भी प्लेनेट की, तो फिर वी वो प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। तो देखो वी और आर में तीन टाइप के रिलेशन है, एक ये टाइप का रिलेशन है, और एक ये है, और एक ये है। वो डिपेंड करता है क्या चीज कांस्टेंट रखता है, उसके अकॉर्डिंग सवाल वो बना सकता है। बोल देता है कई बार की दो प्लेनेट है, उनकी डेंसिटी सेम है, रेडियस डबल है, तो वी का रेशियो क्या होगा, इस तरह के सवाल बनते हैं यहाँ से। तो कुल मिला के ये तीन फॉर्मूले हैं, तीनों एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। ये याद है तो फिर ये भी याद है, और ये याद है तो ये याद है, जीएम की जगह जी आर स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। बस सवाल पढ़ते टाइम हमें देखना है कि वो मास कांस्टेंट रख रहा है, जी कांस्टेंट रख रहा है, रेडियस पे किस तरह से चेंज डिपेंड कर रहा है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी जो है डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ पार्टिकल, और escape velocity does not depend upon angle of projection। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर ये डिपेंड नहीं करती। 30 डिग्री से फेंको, 60 डिग्री से फेंको, 90 डिग्री से फेंको, एस्केप वेलोसिटी तो इतनी ही रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी कहाँ से आती है, क्या कॉन्सेप्ट लगा के, एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या करनी है, जीरो करनी है। चाहे तुम ऐसे फेंक दो, चाहे ऐसे फेंक दो, चाहे ऐसे फेंक दो, कितने ही एंगल पे फेंको, वो कंफ्यूज करेगा कि एक को 30 डिग्री से फेंका, एक को 60 डिग्री से फेंका, तो एस्केप स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती ही नहीं है। ठीक है, तो 30 से फेंको तब भी उतनी ही एस्केप स्पीड रिक्वायर्ड होगी, 60 से फेंको तब भी ही उतनी ही एस्केप स्पीड रिक्वायर्ड होगी।
और ये जो एस्केप स्पीड है वो अलग अलग प्लेनेट के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो अगर मैं जी की वैल्यू रखूं अर्थ की सरफेस पे 9.8 होती है, ठीक है, और रेडियस जो है इसकी 6400 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो अर्थ के लिए जो स्पीड आती है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आ जाती है अर्थ के लिए, ठीक है। मतलब किसी भी पार्टिकल को मैं इतनी स्पीड से एक ही सेकेंड में 11.2 किलोमीटर भेज दूं तो फिर वो अर्थ के फील्ड से बाहर चला जाएगा, कभी वापस लौट के नहीं आएगा। और यही स्पीड जो है मून के लिए, मून के लिए ये होती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अर्थ के लिए जो ये स्पीड है एस्केप वेलोसिटी वो इतनी हो जाती है, और मून के लिए ये जो स्पीड है वो इतनी हो जाती है। तो हमने देखा मून पे ये स्पीड क्या है, कम है, ठीक है। तो मून पे एस्केप स्पीड कम है, वहां पर जो है जो वी आर एम एस ऑफ गैस है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका वी आर एम एस इस स्पीड से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है। कहां पर, मून पे। सुना होगा कि वहां ब्लास्ट करते हैं बॉम्ब तो कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि साउंड वेव एक कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव, और उसको ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत है, मीडियम की, ठीक है। तो वहां पर कोई मीडियम ही नहीं है। क्यों नहीं है मीडियम, क्योंकि जो गैस की जो स्पीड होती है वी आर एम एस, पढ़ा है ना, वी आर एम एस √3 RT/MW। तो वो जो स्पीड है वो इस स्पीड से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वो क्या कर जाती है, एस्केप कर जाती है, मतलब वहां वो प्रेजेंट ही नहीं होती है। लेकिन ये स्पीड ज्यादा है और वी आर एम एस ऑफ गैस वो इससे क्या है, कम है। तो अर्थ पे जो है एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, और मून पे जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो मून पे बॉम्ब ब्लास्ट की कोई आवाज नहीं आएगी। मून पे अगर अपन हाइड्रोजन बैलून को छोड़ दें तो वहां पर क्या होगा बताओ। हाइड्रोजन बैलून, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ पे तो उस पे एटमोस्फेयर प्रेजेंट होने की वजह से एयर जो है बायोन फोर्स किधर लगाएगी, ऊपर, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, ठीक है। तो ये जो है किधर की तरफ चलता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। वो कितना एक्सेलेरेशन आएगा इन दोनों का, रिजल्टेंट डिवाइड बाई मास। और अगर मैं मून पे बात करूं तो मून पे बायोन फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और मून पे जो है इस पे mg लगेगा, लेकिन यहाँ पर g/6 होता है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पर नेट फोर्स बस क्या बच गया इस पे, mg/6। तो इसका एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, mg/6 डिवाइड बाई m। तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा कितना, g/6। तो ये जो है g/6 एक्सलेशन से किधर आएगा, नीचे आएगा। और अर्थ पे जो बैलून है वो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। बायोन फोर्स की वैल्यू mg से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि जो मून पे है बैलून किधर जाएगा, कितने एक्सलेशन से जाएगा और क्यों जाएगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछे तो हम बता सकते हैं वहां एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो वी आर एम एस है गैसेस का वो एस्केप वेलोसिटी से क्या है, ज्यादा है। तो वहां पर गैसेस प्रेजेंट है ही नहीं। अब अगर मान लो मैंने किसी पार्टिकल को वेलोसिटी दी और वो वेलोसिटी v एस्केप से क्या है, कम है, तो एक चीज तो क्लियर है कि वो एस्केप करेगा या नहीं करेगा। v लेस देन v है तो वो एस्केप नहीं करेगा, ठीक है। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v ग्रेटर देन v e है तो वो एस्केप करेगा। तो मैंने किसी पार्टिकल को जो है अर्थ की सरफेस से वेलोसिटी दी, और वो जो वेलोसिटी है, मान लो ये पार्टिकल है स्मॉल m मास का, इसका मास m है और इसकी जो रेडियस है वो r है। अब मैंने इसको जो वेलोसिटी दी सरफेस पे, वो जो वेलोसिटी है v ग्रेटर देन क्या है, v e है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी। तो एक चीज तो क्लियर है, क्या करेगा, एस्केप करेगा। अब एस्केप करेगा तो जहां तक भी इस प्लेनेट का क्या होगा, फील्ड होगा, वहां तक जाने के बाद मान लो ये यहां पहुंच गया और यहां जाके इसका फील्ड क्या हो गया, खत्म हो गया। जहां इसका फील्ड खत्म हो गया उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, इन्फिनिटी, ठीक है। इसके लिए वो इनफाइनाइट वाला पॉइंट है। तो यहां पर जाके इसकी वेलोसिटी इस बार 0 होगी या नहीं होगी,
तो मैंने वेलोसिटी v एस्केप से ज्यादा दी है। अगर v एस्केप देता तो जस्ट यहाँ पहुंचते ही कितनी हो जाती, 0 हो जाती। इस बार वेलोसिटी 0 नहीं होगी, तो यहाँ पर वेलोसिटी इस बार 0 नहीं होगी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी इस बार 0 नहीं होगी। ठीक है, यानी कि जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, इसके फील्ड से जस्ट बाहर निकलेगा, तो उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। ठीक है, लेकिन यहां आके इसका फील्ड खत्म हो जाएगा तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो इस बार पोटेंशियल तो 0 है, लेकिन इस बार काइनेटिक 0 नहीं है। ठीक है, लेकिन एनर्जी तो क्या रहेगी, कंजर्व। तो मैं यहाँ की टोटल एनर्जी यहाँ की टोटल एनर्जी को क्या कर रहा हूँ, इक्वल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे, काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे, और सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी और सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों की वैल्यू रखूंगा, देखो यू इन्फिनिटी तो कितना हो गया, 0। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा, हाफ एम वी इनफाइनाइट स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, प्लस सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा माइनस जी एम एम बाई आर, ये लिख दी मैंने। तो ये हाफ एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस माइनस जी एम एम बाई आर। देखो मैं वी एस्केप की टर्म में आंसर लेके आना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं एम एम सब जगह उड़ा सकता हूँ इसमें, तो एम को उड़ा देते हैं, ये एम कैंसिल, ये एम कैंसिल और ये एम कैंसिल। अब देखो मेरे पास वी एस्केप जो वेलोसिटी होती है, वो वी एस्केप जो वेलोसिटी है वो होती है अंडर रूट 2gm/r, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो वी स्क्वायर 2gm/r, और अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा gm/r। तो मैं इस gm/r की वैल्यू यहां रख देता हूं, स्मॉल m कैंसिल होगा, तो मैं gm/r की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो ये बन जाएगा देखो माइनस वी ई स्क्वायर बाई 2, m तो कैंसिल हो ही चुका है। तो अब देखो हाफ से हाफ भी सब जगह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो v इन्फिनिटी स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा v स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का रूट आ जाएगा। इसमें इन तीनों स्पीड में सबसे बड़ी स्पीड कौन सी है, v है, क्योंकि ये v एस्केप से ज्यादा है। ठीक है, तो और यहाँ तो कम हो जाएगी स्पीड। ठीक है, तो बड़ी वाली में से हमें क्या करना है, एस्केप वाली माइनस करनी है, लेकिन स्क्वायर करके फिर जो ये स्पीड यहाँ बचेगी वो बच जाएगी। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट भी हमें याद रखना है कि अगर हम पार्टिकल को एस्केप स्पीड से ज्यादा स्पीड देंगे तो इतनी स्पीड जो है उसके पास उस पॉइंट पे बच जाएगी जहां पर वो फील्ड से बाहर जस्ट निकलेगा। और अगर इससे कम देंगे तो फिर वो सवाल पूछेगा कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और जिस भी हाइट तक जाएगा फिर वहां जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 नहीं होती तो और ऊपर जाता, और ऊपर नहीं गया मतलब वहां जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये केस बनेगा कब, जब हमारा v ग्रेटर देन क्या हो, v एस्केप। लेकिन v लेस देन v एस्केप है, तो फिर सवाल वो क्या बनाएगा कि h मैक्स क्या होगा, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो जिस भी हाइट पे जाएगा वहां वेलोसिटी 0, वहां काइनेटिक 0, और वहां जो है पोटेंशियल 0 नहीं होगी, क्योंकि फील्ड से बाहर नहीं गया है, क्योंकि v लेस देन क्या है, v एस्केप। तो देखो मान लो कि एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और उस सॉलिड स्फीयर के अंदर मैंने एक टनल बना दी, और उस टनल में मैंने यहां से सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे एक m मास का पार्टिकल है। अब मुझे इसको यहां से एस्केप कराना है। ठीक है, तो एस्केप कराना है तो मुझे इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि ये यहां से क्या कर जाए, एस्केप कर जाए, निकाल के बताओ। देखे, अगर कोई सॉलिड टनल है
उसमें सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है, तो एस्केप कराने के लिए v मिनिमम कितना रिक्वायर्ड होगा? इलेवन बाई ये और अगर वी ई की टर्म में निकालना हो तो वी ई एस्केप वेलोसिटी एट सरफेस, तो देखो यहाँ पर हमें इसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। वो वेलोसिटी मान लो कि v है, ठीक है, और हमें एस्केप कराना है इसको। तो एस्केप कराने के लिए इसकी टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो इसकी यहाँ कौन कौन सी एनर्जी है? एक तो इसके पास यहाँ कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। और एक हम इसको क्या दे रहे हैं? वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी। और उन दोनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो, ठीक है, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी देनी है अपने को। अब दोनों का सम जीरो कब होगा? जब दोनों इक्वल हो। पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव है ही सही, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही होगी, और दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल। मतलब जितनी इसके पास पोटेंशियल है उतनी हम इसको क्या दे दें? काइनेटिक। और काइनेटिक पॉजिटिव होगी, पोटेंशियल नेगेटिव, तो टोटल कितनी बन जाएगी? जीरो। तो कुल मिला के हमें दोनों ही एनर्जी को क्या करना है? इक्वल करना है, पोटेंशियल और काइनेटिक, ठीक है। पोटेंशियल लिख लेंगे हम इस पॉइंट पे, पोटेंशियल क्या लिखेंगे? मास मल्टीप्लाई इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। काइनेटिक लिखेंगे हाफ मास जिसको हमने वेलोसिटी दी है वी स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब पोटेंशियल लिखने के लिए हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है। तो वो होता है जी एम बाई 2r³ 3r² माइनस r², ठीक है। r होता है सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? r/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो r/4 बन जाएगा, ये हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम तो उड़ा दो, तो ये एम से एम तो गायब हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 3r², तो ये 12 - 1 11 g m/r², और ये 8r³, ठीक है। और ये नेगेटिव क्यों कैंसिल कर रहा हूँ? क्योंकि ये प्लस होके ये इधर गया है, तो u प्लस के ई कितना हो गया? जीरो। तो के ई इक्वल टू माइनस यू, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस माइनस को अभी हटा देते हैं अपन, तो यहां से ही आ जाएगा हाफ वी स्क्वायर। तो 2 से कैंसिल हो गया, 4 gm/, सही है तुम्हारा आंसर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में अगर ये आ रहा है तो ये ठीक है, ऑप्शन में अगर स्मॉल जी आ रहा है तो हमेशा याद रखो जीएम की जगह क्या कर दो? GR² कर दो, ठीक है। तो जीएम की जगह GR² कर दो, तो V इक्वल टू 11/4 GR² डिवाइड बाई आर। आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 11/4 GR, ये आ जाएगा 11/4 GR, ठीक है। और अगर हम इसको काम में ले, देखो VE इक्वल टू √2 GR,
v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टू जी आर, अर्थ की सरफेस पे। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूँ, जी आर निकाल लूँ तो जी आर कितना बन जाएगा, वी ई बाई रूट टू। तो ये रूट जी आर आ जाएगा। तो रूट जी आर की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो 11/4 रूट, और रूट जी आर की वैल्यू रख दी वी ई बाई रूट टू, ये आएगा। अब इस रूट टू को अंदर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, वी ई इक्वल टू वी ई, ठीक है, 11/8, ये आ जाएगा। तो ये v की टर्म में भी आ जाएगा, जहां v क्या है, वेलोसिटी, एस के वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल इसमें जो है पूछ सकता है वो। इसी तरह से मान लो कि उसने दे दिया हमें, हमने एक अर्थ थी या फिर एक कोई सॉलिड स्फेयर है, उसके अंदर हमने एक टनल बना दी, और यहां से हमने एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया। ये m मास है, इसको हमने यहां से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो रिलीज करते ही ये किधर भागेगा, देखो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, तो ये इधर भागेगा, और जब ये सेंटर पे पहुंचेगा, ये इसका अर्थ का क्या है, सेंटर है, तो सेंटर पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कि जब ये सेंटर पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो एक टनल हमने बनाई, ठीक है, और टनल के बिल्कुल कॉर्नर से हमने एक पार्टिकल को वहां से रिलीज कर दिया जिसका मास m था। तो m मास के पार्टिकल को रिलीज कर दिया। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये m मास का पार्टिकल यहां से भागेगा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, और भागेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो जब ये सेंटर पे पहुंच जाएगा तो इसकी स्पीड जो है क्या हो जाएगी, ये हमें बताना है। हाँ, देख लेंगे। तो यहाँ रिलीज किया तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो यहाँ काइनेटिक कितनी जाएगी, जीरो। लेकिन यहाँ पोटेंशियल लिखेंगे माइनस जी m/r, हो गई। टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी है क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। जब यहाँ आएगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ क्या लिख देंगे, काइनेटिक। काइनेटिक लिख देंगे हाफ m यहाँ की वेलोसिटी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस, यहाँ का पोटेंशियल होता है -3/2 gm/r, याद है क्या, सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना। ठीक है, तो सरफेस पे होता है gm/r, तो यहाँ पोटेंशियल ये हो जाएगा -3/2 gm/r, और मल्टीप्लाई मास। टोटल एनर्जी यहाँ और वहां की क्या कर दो, इक्वल कर दो। ठीक है, तो 0 प्लस माइनस g mm/r, ठीक है, इक्वल टू हाफ mv² प्लस -3/2 gmm/r। स्मॉल m सब जगह कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो gm/r, और ये माइनस का और ये प्लस का, 3/2 gm/r इक्वल टू v²/2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये डेढ़ है क्या है, एक, तो आधा बन जाएगा। तो आधा बन जाएगा, मतलब gm/2r प्लस का आ जाएगा v²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो v इक्वल टू आएगा √gm/r। ठीक है, अब ऑप्शन में कैपिटल जी आ रहा है तो ये ठीक, नहीं आ रहा है स्मॉल जी आ रहा है तो कैपिटल जी की जगह क्या लेके आएंगे, स्मॉल जी। ठीक है, और वो भी नहीं आ रहा है, मान लो एस के वेलोसिटी की टर्म में आंसर दे रखा है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन बना रखे उसने, वी ई बाई रूट टू, वी ई बाई टू, √2v, इस तरह से। ये ऑप्शन बना रखे, तो हमें बदलना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वी ई तो कितना होता है, वी होता है √2 gm/r। ठीक है, तो मुझे gm/r की वैल्यू रखनी है, तो v²/2 बनेगा। तो ये रूट के अंदर मैं ये जैसे ही रखूंगा v²/2, तो v² बाहर आ जाएगा और v/√2 बच जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा v/√2।
ठीक है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सेट करना होगा, कैपिटल जी है, स्मॉल जी है, या वीई की टर्म में आंसर दे रखा है, तो ये बन जाएगा। तो ये जो पार्टिकल है देखो एसएचएम भी करेगा इसमें, ऐसा सवाल भी आया था पिछले टेस्ट में, तुमने देखा हो। ठीक है, तो ये पार्टिकल जैसे यहाँ छोड़ेंगे स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ ही लगेगा। फिर जैसे ही ये इधर जाने लगेगा, फोर्स किधर लगने लग जाएगा, सेंटर की तरफ। वेलोसिटी तो इस तरफ है, फोर्स इस तरफ होगा, तो फिर स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, यहाँ आके वापस कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, फिर इधर आएगा, फोर्स तो इधर ही लग रहा था, तो इधर आएगा, स्पीड बढ़ेगी, यहाँ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। फिर इधर जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगी, जीरो। फिर इधर जाएगा, स्पीड बढ़ेगी, यहाँ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। सेंटर पे क्या होगी, मैक्सिमम। तो सेंटर इसका क्या बन गया, एक तरह से मीन पोजीशन, जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और ये क्या करता रहेगा, एसएचएम। और इसका हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, क्योंकि हमें जैसे मान लो ये इसकी मीन पोजीशन से यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पे है, तो एक्स डिस्टेंस पे इस पे फोर्स इधर लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जो इसको मीन की तरफ लाएगा। मान लो इधर है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, और वो फोर्स क्या लिखा जाएगा, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे वो फोर्स जो है लिखा जाएगा मास, जो यहाँ पर एम मास का पार्टिकल है, यहाँ पे इंटेंसिटी, और यहाँ पे इंटेंसिटी लिखी जाएगी जी एम बाई आर क्यूब इंटू ये डिस्टेंस मान लो एक्स है, इस तरह से। ठीक है, तो जी एम बाई आर क्यूब इंटू एक्स, और ये स्मॉल एम, तो ये बन जाएगा फोर्स इक्वल टू जी एम बाई आर क्यूब एम इंटू एक्स। ठीक है, एक्स यहाँ से क्या है, इसकी डिस्टेंस है। तो ये फोर्स हो गया जी एम बाई आर। अब फोर्स इक्वल टू होता है एम इंटू ए, तो ये बन जाएगा जी एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये ए और ये माइनस साइन, क्योंकि रिस्टोरिंग का काम कर रहा है, एक्स इधर है फोर्स उधर है, अपोजिट है, दोनों अपोजिट है ना, एक्स तो इधर और फोर्स इस तरफ। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे लिए ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर हमारे लिए बन जाएगा अंडर रूट जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जीएम की जगह रख दो जी आर स्क्वायर, तो जी आर से जी आर कैंसिल हो जाएगा, जी एम बाई आर क्यूब है ना, ये आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो जी आर स्क्वायर रखेंगे, नीचे आर क्यूब है, तो ओमेगा अंडर रूट जी बाई आर आ जाएगा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, और इसकी वैल्यू होती है 84.6 मिनट। ठीक है, तो ये इसका टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, यहां से यूं गया और वापस यूं आया, और यहां से यूं जाने का टाइम इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने का टाइम 44.3 मिनट हो जाएगा। ये रिजल्ट कल भी आया था, पिछली क्लास में बताया था मैंने। हाँ, वेटलेसनेस एट इक्वेटर, तो उसके लिए ये स्पीड, इतना टाइम पीरियड हो जाएगा अर्थ का। तो ये एस्केप वेलोसिटी वाला पार्ट अपना खत्म होता है। इसके बाद आ जाते हैं देखो केपलर्स लॉ पे। केपलर ने हमें कितने लॉ दिए, 3 लॉ दिए थे। ठीक है, केपलर का पहला लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो उसने केपलर ने हमें इंफॉर्मेशन दी ऑर्बिट के बारे में, कि जितने भी प्लेनेट है वो प्लेनेट सन के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते हैं। उनका जो पाथ है वो एलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, और सन उनके एलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पे होता है। ठीक है, एलिप्स में हमेशा 2 फोकस होते हैं, एक F1 और एक F2। तो वो जो एलिप्टिकल पाथ होगा उस प्लेनेट का, जो सन के अराउंड घूमने वाला इलिप्टिकल पाथ है, सन उस इलिप्टिकल पाथ के कहाँ होगा, फोकस पे होगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये फोकस है, जैसे ये F1 है, ऐसे एक फोकस यहाँ भी होता है F2। और एलिप्स की प्रॉपर्टी वगैरह पता है क्या तुम्हें, कि एलिप्स में मान लो ये फोकस है। ठीक है, और फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस मान लो ये P है, ये F1 है, तो ये डिस्टेंस मान लो F1P है, और ये दूसरा फोकस यहाँ है, और इससे ये डिस्टेंस कितनी है, F2P है। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि हमेशा F1P और F2P का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, और वो 2a के
इक्वल होता है। इन दोनों का जो एडिशन है वो हमेशा 2a के इक्वल होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये जो डिफरेंस है ये जो एडिशन है वो 2a के इक्वल होगा। जैसे मान लो ये F1P है, ये F2P है, फिर ये घूम के यहाँ आ गया तो F1P कम हो जाएगा तो ये F2P बढ़ जाएगा, लेकिन इन दोनों का सम क्या रहेगा, वही रहेगा। जैसे ये घूमता घूमता मान लो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया तो फोकस से डिस्टेंस इसकी ये हो गई F1P, लेकिन इस वाले फोकस से डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई F2P। तो एलिप्स ऐसे ही बनता है कि दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है इस पार्टिकल का, जो ये लोकस होगा, ये जो पाथ होगा जिस पाथ पे चल रहा है, किसी भी पॉइंट पे इन दोनों से डिस्टेंस का सम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, 2a के इक्वल होगा। और वो 2a और कुछ नहीं, इसके मेजर जो है सेमी मेजर एक्सिस का डबल है। तो देखो आर मिनिमम क्या लिख सकता हूं मैं, ये वाली डिस्टेंस में लिख सकता हूँ, इस पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस को क्या कर दूं माइनस, तो आर मिनिमम मुझे मिल जाएगा। तो आर मिनिमम इक्वल टू बन जाएगा ए माइनस ए। ऐसे ही मैं आर मैक्सिमम निकालना चाहूं कि इस सन से इस प्लेनेट की, जब प्लेनेट यहां पहुंचेगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालनी है मुझे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है ए, और ये वाली कितनी है ए, तो टोटल कितनी हो जाएगी ए प्लस ए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी ए प्लस ए, मिनिमम हो जाएगी ए माइनस ए, ठीक। तो आर मिनिमम और आर मैक्सिमम का सम करता हूं देखो मैं, तो आर मिनिमम और आर मैक्सिमम मेरे पास कितना हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2a आ जाएगा, और ये 2a क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस बन जाएगा। तो आर मिनिमम और आर मैक्सिमम का सम जो है वो 2a यानी कि मेजर एक्सिस की टोटल जो लेंथ है उसके इक्वल हो जाएगा। यहां से ए भी निकाल सकते हो तुम, ए बन जाएगा आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम डिवाइड बाई 2। और कई बार हम इस रेडियस को जो है मीन रेडियस भी बोल देते हैं, क्योंकि ये आर मैक्स और आर मिनिमम का क्या है, एवरेज है, तो कई बार इसको मीन रेडियस भी बोल दिया जाता है। तो मीन रेडियस कुछ नहीं है, जो मेजर एक्सिस है उसका क्या है, आधा है, ठीक है, मेजर एक्सिस नहीं है, मेजर एक्सिस का आधा है। और इन दोनों का अगर मैं रेशियो लू देखो, आर मिनिमम और आर मैक्सिमम का, तो आर मिनिमम डिवाइड बाई आर मैक्सिमम अगर मैं करता हूं, देखो ए दोनों में कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा मुझे, 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो ये वाली चीज कई बार हम काम में लेते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, ई कैलकुलेट करने के लिए, कि अगर तुम्हें सन और प्लेनेट के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पता है, तो तुम उसके जो पाथ है एलिप्टिकल पाथ, उस एलिप्टिकल पाथ की क्या पता कर सकते हो, एसेंट्रिसिटी पता कर सकते हो, ठीक है। तो केपलर ने बताया कि जितने भी प्लेनेट है, ऑल प्लेनेट जो है मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो जितने भी प्लेनेट है वो घूमते हैं अराउंड द सन, और इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं, सन उनके क्या होता है, फोकस पे होता है। को तो कोई प्लेनेट अगर मान लो ऐसे घूम रहा है, तो हो सकता है कोई ऐसे घूम रहा हो, तो ऐसे घूम रहा है तो इसके इस वाले फोकस पे, इस वाले पे नहीं, ठीक है। कोई दूसरा प्लेनेट जो है, मान लो वो ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है तो उसके इस वाले फोकस पे, वो तो सबके अलग अलग इलिप्टिकल पाथ है। हो सकता है किसी का इलिप्टिकल पाथ बहुत बड़ा हो इस तरह से, ये इसके फोकस पे है, ठीक है। तो सबके लिए कहानी यही रहेगी, मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस की वैल्यू हमें ध्यान रखनी है। दूसरा लॉ जो आता है केपलर सेकंड लॉ,
पहला लॉ तो था लॉ ऑफ ऑर्बिट, नाम भी ध्यान रखने अपने को। तो नेक्स्ट आता है सेकंड लॉ ऑफ केपलर। ये जो लॉ है, लॉ ऑफ एरियल स्पीड। तो इसमें बताया कि जो लाइन जॉइनिंग सन और प्लेनेट है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करती है। ठीक है, कि हम सन और अर्थ की सन और प्लेनेट की बात कर रहे हैं, और सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, प्लेनेट। और उस सन और प्लेनेट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जैसे मान लो ये किसी भी इंस्टेंट पे मान लो ये प्लेनेट यहाँ है, तो प्लेनेट थोड़ी देर बाद घूमता 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 ऐसे घूम रहा है, तो घूमता घूमता किसी न किसी डिस्टेंस पे चला जाएगा। तो मान लो थोड़ी देर बाद वो प्लेनेट यहाँ आ गया, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है उसने एक एरिया कवर किया, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाली लाइन थी और ये ऐसे चला तो इस लाइन ने ये एरिया कवर किया। तो जितने टाइम में ये एरिया इसने कवर किया है, ठीक है, उतने ही टाइम में अगली और आगे जब ये चलेगा तो उतना ही एरिया क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ये लाइन स्विप करेगी। तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी, तो हम बोलेंगे इसकी जो एरियल स्पीड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उसने यही बताया कि स्पीड, कौन सी स्पीड, एरियल स्पीड। एरियल स्पीड का मतलब एरिया कवर करने की स्पीड। ठीक है, तो एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन रिमेन कांस्टेंट। तो उसने यही बताया कि जो प्लेनेट है उसकी स्पीड जो है, एरियल स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और वो एरियल स्पीड उस सन के अबाउट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब वो जो लाइन है, कौन सी लाइन, सन और प्लेनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। और ये जो लो है, ये कहां से ये रिजल्ट आता है, ये लो आता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। ठीक है, तो उसने बताया कि इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, ये रोटेशनल का कॉन्सेप्ट है। और रोटेशन में हमने देखा कि अगर नेट टॉर्क जीरो है किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो उस पॉइंट या उस एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये प्लेनेट किसी इंस्टेंट पे जैसे मान लो यहाँ है, तो इस सन और इस प्लेनेट के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मान लो। तो अगर मैं बात करूं कि नेट फोर्स और प्लेनेट, तो नेट फोर्स ऑन प्लेनेट क्या जीरो है क्या, बताओ। तो प्लेनेट पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। कितना फोर्स लग रहा है उस पे, एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि पी यानी कि लीनियर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट, क्या वो कंजर्व होगा, तो लीनियर मोमेंटम यहां पर कंजर्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है जब नेट फोर्स जीरो, लेकिन उसमें नेट फोर्स तो जीरो नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है कि लीनियर कंजर्व नहीं है तो एंगुलर कंजर्व होगा या नहीं होगा। तो एंगुलर कंजर्व डिपेंड करेगा किस पे, नेट टॉर्क पे। ठीक है, तो हम देखें कि नेट फोर्स तो जीरो नहीं है, तो क्या नेट टॉर्क जीरो है, तो सवाल आता है किसके अबाउट, तो किसके अबाउट, सन के अबाउट। ठीक है, तो अगर मैं नेट टॉर्क अबाउट सन लिखूं, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सन। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट के अबाउट क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क। तो हमेशा जब ये प्लेनेट चलता रहेगा, फोर्स तो हमेशा इसी के अबाउट लगेगा। ठीक है, तो फोर्स तो सन लगा रहा है, तो हमेशा लाइन ऑफ एक्शन तो कहां से पास होगी, सन से ही पास होगी। तो हमेशा नेट टॉर्क तो कितना आएगा, सन के अबाउट जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम किसका, प्लेनेट का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन, वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर लीनियर पूछता है इसमें, तो लीनियर तो कंजर्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स प्लेनेट पे जीरो नहीं है। ठीक है, एंगुलर पूछता है तो एंगुलर कंजर्व है। ठीक है, एंगुलर क्यों कंजर्व है, क्योंकि नेट टॉर्क अबाउट सन जीरो है,
क्योंकि हमेशा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही फोर्स लग रहा है और उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो लगा रहा है उसी से पास होगी, ठीक है। तो नेट टॉर्क हमेशा जीरो होगा और एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम जो है प्लेनेट का हम लिख सकते हैं आई ऑफ प्लेनेट और ओमेगा ऑफ प्लेनेट। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनेट, ठीक है। तो किसके अबाउट घूम रहा है प्लेनेट, सन के अबाउट, तो सन के अबाउट ही क्या लेंगे, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मास ऑफ प्लेनेट वो तो फिक्स है, लेकिन उसकी डिस्टेंस क्या होती जा रही है, चेंज होती है। कभी पास आ रहा है प्लेनेट सन के, ठीक है, और कभी दूर जा रहा है। इसलिए जो है आई वो फिक्स नहीं है, और आई फिक्स नहीं है, ओमेगा भी फिक्स नहीं है, लेकिन एल तो फिक्स है। एल तो क्या है, कंजर्व है। तो ये एल तो कांस्टेंट रहेगा, आई भी बदलेगा और ओमेगा भी बदलेगा। आई क्यों बदल रहा है, मास भी फिक्स है प्लेनेट का, लेकिन उसकी डिस्टेंस क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है, तो आई बदलेगा। इसीलिए इस वाले आई को हम इंस्टेंटेनियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नाम दे देते हैं, इंस्टेंटेनियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनेट। तो L इक्वल टू बन जाएगा मास ऑफ प्लेनेट और आर स्क्वायर और ये ओमेगा ऑफ प्लेनेट। तो हमने देखा आर भी बदल रहा है तो ओमेगा भी क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम बदलने वाला नहीं है, एंगुलर मोमेंटम तो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ओमेगा इंटू आर को तुम वी भी लिख सकते हो, तो तुम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, एम वी आर, ठीक है। तो एम वी आर भी तुम इस चीज को लिख सकते हो, जहां आर क्या हो जाएगा, प्लेनेट की सन से क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा क्या रहेगा, कुल मिला के कॉन्स्टेंट ही रहना है, ये पूरा क्या रहना है, कॉन्स्टेंट। तो जहां पर आर मिनिमम होगा वहां वी मैक्सिमम हो जाएगा, भाई एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, ठीक है। और जहां आर मैक्सिमम होगा वहां वी मिनिमम हो जाएगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। या मैं बोलूं कि जहां आर कम होगा वहां ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आर कम होगा तो आई कम हो जाएगा, आई कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इस पे सवाल किस तरह से बन जाएंगे, जैसे पहले इसमें अपन ये चीजें लिख लेते हैं कि ये वाला जो सन है और ये प्लेनेट की यहाँ पर पोजीशन 1 है, मान लो ये पोजीशन 1 है, सब प्लेनेट इस पोजीशन में आ गया और प्लेनेट घूमता घूमता जब यहां आ गया, ये प्लेनेट की पोजीशन 2 हो गई। तो इस वाले केस में हम जानते हैं कि डिस्टेंस सबसे कम होगी, आर मिनिमम होगा सन और प्लेनेट की, और जब प्लेनेट अगर यहां आ जाएगा इस पोजीशन में, सन और प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस जो है मैक्सिमम होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज है, जो यहां होगा एंगुलर मोमेंटम L1, वही एंगुलर मोमेंटम यहां होगा L2। तो एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, L1 L2, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ R मिनिमम है तो यहाँ V को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि R कम है और L इक्वल टू होता है MVR। तो R कम है तो फिर V को बढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर V मैक्सिमम होगा और यहाँ R मैक्सिमम है तो यहाँ V मिनिमम होगा, स्पीड मिनिमम होगी। और स्पीड मिनिमम जहां होती है वहां काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ स्पीड मैक्सिमम है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी वाले केस में हमने देखा था कि जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। और अट्रैक्शन में ग्राफ जो है अपन ने देखा था पोटेंशियल एनर्जी का, ये वाला आता है। तो आर बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो की तरफ जाती है और जीरो मैक्सिमम है क्योंकि बाकी और जगह नेगेटिव है। तो सेपरेशन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है।
तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ सेपरेशन क्या है, मिनिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या है, मिनिमम। और यहाँ सेपरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखो तुम देख पा रहे हो कि एक एनर्जी बढ़ रही है और एक क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी वन पे, पोजीशन वन पे, और मैकेनिकल एनर्जी पोजीशन टू पे वो सेम रहेगी। तो एक और चीज जो हमने देखी यहाँ कंजर्व रहेगी, वो कौन सी चीज है यहाँ पर, मैकेनिकल एनर्जी। और एक चीज कौन सी कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो है यहाँ अलग होगा, P1 जो है वो P2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो P1 और P2 दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे, मोमेंटम इक्वल नहीं होगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इतनी सारे पॉइंट इसमें तुमसे पूछ सकता है। ये सारी कहानी पेरोजी की है, ये सारी कहानी एपोजी की है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ओमेगा भी पूछ सकता है। देखो ओमेगा कहाँ ज्यादा होगा, तुम खुद सोचो, एल इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, एल कांस्टेंट और आई ज्यादा तो ओमेगा कम, और आई तो हम जानते हैं कि वहां कम होगा जहां आर कम है। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ ओमेगा कैसा होगा, मैक्सिमम, और यहाँ ओमेगा कैसा होगा, मिनिमम। तो हम ये लिख सकते हैं कि पैरोजी पे एल और एपोजी पे जो एल है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो एम वी, पैरोजी पे वी क्या होगा, मैक्सिमम, और आर क्या होगा, मिनिमम। और एपोजी पे जो है वी मिनिमम और आर क्या होगा, मैक्सिमम। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी मैक्स इंटू आर मिनिमम इक्वल टू वी मिनिमम आर मैक्स। तो एक ये रिलेशन है जो हमें याद रखना है, इस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये भी बड़ा काम का रिलेशन है, या यही पूछ लेता है कई बार। और यहां से हम लिख सकते हैं कि आर मिनिमम डिवाइड बाई आर मैक्सिमम, वो बन जाएगा हमारे पास वी मिनिमम डिवाइड बाई वी मैक्सिमम। और आर मिनिमम आर मैक्सिमम थोड़ी देर पहले हमने लिखा था 1 - ई अपॉन 1 + ई। तो एक इस रिलेशन को भी काम में लेते हुए ई वगैरह तुमसे वो पूछ सकता है। ठीक है, ओमेगा की टर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ पर आर मिनिमम होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन उस केस में देखो क्या सिचुएशन बनेगी, एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा, आई की जगह क्या लिख दूंगा, एम आर स्क्वायर, और ये ओमेगा। और यहाँ आर मिनिमम होगा तो यहाँ आई क्या होगा, मैक्सिमम। फिर एम जहां आर मैक्सिमम होगा वहां ओमेगा क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, तो एम से एम कैंसिल, यहां से मैं लिख सकता हूं कि आर मिनिमम डिवाइड बाई आर मैक्सिमम, आर मिनिमम डिवाइड बाई आर मैक्सिमम इक्वल टू ओमेगा मिनिमम डिवाइड बाई ओमेगा मैक्सिमम, और इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक, अब जो एरियल स्पीड की बात है, एरियल स्पीड का क्या मतलब है, एरिया कवर करने की स्पीड। ठीक है, एरियल स्पीड को लिखा जाता है dA/dt। जैसे स्पीड को लिखते हैं ना अपन ds/dt, वो थी डिस्टेंस कवर करने की रेट, और ये है एरिया कवर करने की रेट। तो एरियल स्पीड बनेगी dA/dt। इसकी यूनिट बताओ, ऊपर क्या है, एरिया, नीचे क्या है, टाइम, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ना होके इसकी स्पीड बनेगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि ये एरिया कवर करने की क्या है, स्पीड है, dA/dt। तो देखो हो गया।
तो मान लो किसी इंस्टेंट पे जो है ये प्लेनेट यहाँ पर है और ये प्लेनेट यहाँ से चलता हुआ यहाँ पहुंच गया, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इन दोनों को, प्लेनेट को और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसने एरिया कवर किया वो नजर आ गया हमें। ठीक है, तो मान लो इसने जो ये एरिया कवर किया है वो डी थीटा एंगल ये घूम गया यहाँ से। ठीक है, और डी थीटा एंगल घूमने में इसने कितना टाइम लिया, मान लो डी टी टाइम लिया। ठीक है, तो ये प्लेनेट घुमा यहाँ से डी थीटा एंगल और कितना टाइम लिया, डी टी। और उसने जो ये एरिया कवर किया है वो एरिया ये वाला एरिया है, ये एरिया है। ठीक है, इतना एरिया कवर किया है। ये एरिया किस लाइन ने कवर किया है, प्लेनेट और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन ने। कितने टाइम में, dt टाइम में। तो मैंने इस वाले एरिया को क्या बोल दिया कि एरिया कितना है, da। तो इसकी एरियल स्पीड में क्या लिखूंगा, तो इसकी एरियल स्पीड में लिखूंगा da बाई dt। ठीक है, कितने टाइम में, dt टाइम में। कितना एरिया कवर किया, da। अब ये जो da एरिया है वो मैं कैलकुलेट करूंगा। देखो मैं इस कर्व को देखूं, ये कर्व बहुत छोटा सा एंगल है तो मैं इसको ट्राइंगल बोल सकता हूं, और छोटे से एंगल के लिए बन रहा है। और ट्राइंगल का जो एरिया है वो लिखा जाता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो लिखा जाएगा 1/2। ये लेंथ लिख लूं, ये इसका क्या बन जाएगा, बेस। और ये लेंथ कितनी होगी, अगर ये आर है, ये एंगल डी थीटा है, तो ये वाली जो लेंथ है वो बन जाएगी आर डी थीटा। ये बेस हो गया। और हाइट कितनी हो गई इसकी, आर, तो ये बन जाएगा आर इंटू आर डी थीटा। तो ये बन गया एरिया 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, तो ये डी ए आ गया, तो डी ए को यहां रख दू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, और नीचे क्या था, डी टी। डी थीटा बाई डी टी, किस रेट से ये एंगल चेंज हो रहा है, और किस रेट से एंगल चेंज होगा, जिस रेट से ये घूमेगा प्लेनेट। ठीक है, तो ये डी थीटा एंगल कितने टाइम में कवर किया, डी टी। तो यही किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा ऑफ प्लेनेट। तो एरियल स्पीड जो है प्लेनेट की वो कितनी आ गई, 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। एरियल स्पीड कितनी आ गई, 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम लिखा एम आर स्क्वायर ओमेगा, आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट क्या लिखा गया, आई ओमेगा। तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर और ये ओमेगा। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि एल बाई एम इक्वल टू बनेगा आर स्क्वायर ओमेगा। तो मैं यहां रख देता हूं उस चीज को, तो ये बन जाएगा एल बाई 2m। तो एरियल स्पीड कितनी आ गई मेरे पास प्लेनेट की, डी ए बाई डी टी इक्वल टू एल बाई 2m। ये एरियल स्पीड आ गई। अब एंगुलर मोमेंटम तो हम जानते हैं क्या है, कंजर्व है, कांस्टेंट है, और मास ऑफ प्लेनेट भी कांस्टेंट है। तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट तो, और एरियल स्पीड भी कांस्टेंट हो गए। और यही किसने बताया था, केपलर ने। उसने बताया था कि एरियल स्पीड ऑफ प्लेनेट अबाउट सन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। एल भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। तो एरियल स्पीड जो है, ये वाला रिजल्ट भी तुम याद रखना है, एल बाई 2m। एरियल स्पीड कितनी जाएगी, एल बाई 2m, जहां एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एम क्या है, प्लेनेट। ठीक है, और एल को और लिखना चाहो तो एम वी आर लिख दो, या फिर एम आर स्क्वायर ओमेगा लिख दो। तो एम आर स्क्वायर में अगर आर मिनिमम लिखोगे तो ओमेगा मैक्सिमम, या एम वी आर लिखोगे तो वी मिनिमम और आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम तो वी मिनिमम। तो यहां से तुम एरियल स्पीड ऑफ प्लेनेट भी निकाल सकते हो। ये अपन ने डेरिवेशन भी देख लिया उसका कि कैसे एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और देखो इसी लो पे, बड़ा इंपॉर्टेंट लो है, इसी लो पे अगर वो तुमसे पूछता है कई बार कि कोई प्लेनेट है वो ए पॉइंट से बी होते हुए और सी चला गया। ठीक है, तो कोई प्लेनेट है जो ए से कहा गया बी, और बी से कहा गया सी, फिर सी से कहा गया डी, और डी से कहा गया ए। ठीक है, तो अगर वो बोल रहा है कि ए से बी और फिर बी से सी जाने में कितना टाइम लग रहा है, t1, और सी से डी और डी से ए जाने में फिर टाइम लग रहा है t2।
तो वो बोलता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है, या दोनों इक्वल होंगे। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो एक प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, तो ए से बी सी जाने में टाइम और सी से डी और ए जाने में टाइम, वो क्या होगा। तो बच्चा देखता है कि ये एरिया और ये एरिया क्या है, इक्वल है। ऐसे देखता है इसके इधर भी उतना ही है और इसके इधर भी उतना ही है, तो टाइम क्या लगेगा, इक्वल एरिया में टाइम इक्वल लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि एरिया हमें ये नहीं देखना है कि इस लाइन के इधर कितना एरिया, हमें देखना है कि लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लेनेट, प्लेनेट और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन कितना एरिया कवर कर रही है। ठीक है, तो ये रहा सन और ये प्लेनेट जब यहाँ है तो ये हो गई इन दोनों के बीच को ज्वाइन करने वाली लाइन। और जैसे जैसे प्लेनेट घूमेगा तो देखो एरिया जो कवर होगा ये यहाँ आ जाएगा, तो इतना एरिया कवर हो गया। फिर थोड़ी बाद प्लेनेट यहाँ आएगा तो इतना एरिया कवर हो गया। ठीक है, प्लेनेट यहाँ आ जाएगा तो ये इतना एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, प्लेनेट जब यहाँ आएगा तो इतना एरिया कवर हो जाएगा। फिर प्लेनेट यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो देखो कितना टोटल एरिया कितना कवर हो गया, ये इतना एरिया कवर हो गया। ए से कहाँ आ गया बी, बी से कहाँ आ गया सी। अब सी से चलाओ, तो सी से ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद ये प्लेनेट यहाँ आएगा तो एरिया और बढ़ गया। ठीक है, प्लेनेट यहाँ आ गया, एरिया ये और बढ़ गया। फिर प्लेनेट यहाँ आ गया, एरिया ये और बढ़ गया। तो इस वाले केस में जो एरिया आएगा वो कौन सा एरिया आएगा, टोटल एरिया, जब वो ए पे पहुंच जाएगा ये एरिया आएगा। अब तुम खुद देख लो कौन सा एरिया ज्यादा है, ये वाला एरिया ज्यादा एरिया है, तो इसमें टाइम भी ज्यादा लगा हुआ, क्योंकि इक्वल टाइम में वो तो इक्वल एरिया कवर करता है। ठीक है, और ये एरिया क्या है, कम है, तो इसमें टाइम क्या लगा होगा, कम लगा होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, कौन सा एरिया ज्यादा है, वो वाला एरिया ज्यादा है, तो T1 ग्रेटर देन क्या होगा, T2 होगा, क्योंकि T1 वाले में जो एरिया कवर कर रहा है वो एरिया ज्यादा है और T2 वाले में जो एरिया कवर कर रहा है वो एरिया कम है। तो इसमें जो ये एरिया है ये ज्यादा एरिया है कंपेरेटिव टू CDA एरिया। ठीक है, तो एरिया जो है ABC, तो ये केपलर का जो है सेकंड लॉ था। पहला सवाल पूछा जाता है क्या चीज कंजर्व रहती है इस लॉ में, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एरियल स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर स्पीड कितनी होती है, मिनिमम या मैक्सिमम, तो मिनिमम। यहाँ स्पीड मैक्सिमम, यहाँ ओमेगा मैक्सिमम, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यहाँ टोटल एनर्जी वही होती है जो हर जगह टोटल एनर्जी रहती है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स से एनर्जी को क्या रखता है, कंजर्व रखता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ केपलर। नेक्स्ट आता है केपलर थर्ड लॉ। तो जो केपलर का थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो इसमें उसने बोला कि जो प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं उनका जो टाइम पीरियड है, यानी कि एक पूरे चक्कर में जो टाइम लेता है वो उस एलिप्टिकल पाथ के सेमी मेजर एक्सिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं ए, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो केपलर ने हमें बताया कि जो प्लेनेट सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और उनका पाथ कैसा पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है। तो उसका जो ये यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है पूरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी पूरा मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस तो कितना हो गया, 2 है। हमें किससे मतलब है, सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि ए के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा कौन, टाइम पीरियड का स्क्वायर। और ये अपन ने लिखा भी था कि इस ए को हम ये भी लिख सकते हैं कि आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। और ये मीन रेडियस भी बोल सकते हैं, कई बार हमें वो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम ना देख के इस तरह से भी चीजें दे देता है, तो ये मीन रेडियस का भी क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा,
आर का क्यूब हो जाएगा। तो यही केपलर का थर्ड लॉ है। और ये आर जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो आर जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो केपलर के ये 3 लॉ हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें आता है इसके बाद सैटेलाइट। तो नेक्स्ट लिखो सैटेलाइट। हाँ, इनफाइनाइट पे कौन? इनफाइनाइट पे क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है। और बाकी और जगह कैसा होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव से जीरो की तरफ जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी की तरह ही है वो भी। तो सैटेलाइट देखो, नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं। बस सैटेलाइट में ये होता है कि सैटेलाइट का मास जो है वो क्या होता है, प्लेनेट के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे अर्थ किसका सैटेलाइट है? अर्थ, अर्थ भी तो सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? सन का, ठीक है। मून किसका सैटेलाइट है? अर्थ का, ठीक है। ऐसे ही और हम भी सैटेलाइट भेजते हैं अर्थ के चारों तरफ। तो अर्थ का मास जो है मून के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, और सन का मास भी अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, और अर्थ का क्या है? कम है। अर्थ क्या है? सन का सैटेलाइट। और मून का मास किससे कम है? अर्थ के मास से, ठीक है। तो सैटेलाइट में एक का मास दूसरे से क्या होता है? कम होता है। किसका कम होता है? जो सैटेलाइट होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि जैसे हमारे पास एक कैपिटल एम है और एक स्मॉल एम है, और एक का मास बहुत ज्यादा है और एक का मास क्या है? कम है, ठीक है। और जिसका मास बहुत ज्यादा है उसकी रेडियस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर टू पार्टिकल सिस्टम में, तो टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, ठीक है। और ये अगर बहुत ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इसके क्या होगा? बहुत पास होगा, ठीक है। तो अगर मान लो ये सन है और ये क्या है? अर्थ है, तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सन के बहुत पास। और सन की रेडियस भी बड़ी होती है, तो सन के ये इतना पास होता है तो बिल्कुल ये सन के अंदर ही हो जाता है। बिल्कुल किसके अंदर हो जाता है? सन के अंदर। और हम क्या बोलते हैं? अर्थ किसके अबाउट घूम रही है? सन के अबाउट। एक्चुअल में वो किसके अबाउट घूम रही होती? इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास। कोई भी सिस्टम जो फ्री टू रोटेट है वो किसके अबाउट घूमता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो हमें लगता है अर्थ किसके अबाउट घूम रही है? सन के अबाउट। एक्चुअल में अर्थ उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रही है? घूम रही है, ठीक है। तो जब ये घूम रही है तो अर्थ इस सन का क्या बन गया? जो है सैटेलाइट बन जाएगा। ऐसे ही अर्थ के लिए मून सैटेलाइट बन जाएगा। तो सैटेलाइट में देखो, जब ये घूम रहे हैं तो घूमने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा कि ये सैटेलाइट है जिसका मास क्या है? स्मॉल एम है, और ये किसी प्लेनेट के चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। ये कोई प्लेनेट है और उस प्लेनेट की रेडियस मान लो कितनी है? आर। तो ये एम मास का सैटेलाइट इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। और घूमने के लिए हमने पता है कि कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब ये घूमेगा तो इसको सेंटर की तरफ क्या रिक्वायर्ड होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा वो इसको कौन प्रोवाइड कराएगा? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, और तो कोई फोर्स है ही नहीं, ठीक है। तो ये एम मास इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा इसकी तरफ, वही इसको क्या प्रोवाइड कराएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके इक्वल कर देंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल कर देंगे। तो अगर एम मास का कोई वी स्पीड से घूम रहा है तो उसको कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इसकी सर्कुलर पाथ की जो भी ये रेडियस होगी वो मान लो कितनी है? आर है। तो इसको रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो एक स्मॉल एम एक कैपिटल एम, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? आर। उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, ठीक है। आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां से हमें मिल जाएगा वी। वी आएगा अंडर रूट जी एम बाई
आर, और ये v और कुछ नहीं है, इसके ऑर्बिट की क्या है, रेडियस है, स्पीड है, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट करी है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट कितनी आ जाएगी, Gm/r, जहां m क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट नहीं है, मास ऑफ प्लेनेट है, ठीक है, और आर क्या चीज है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। जिस ऑर्बिट में वो सैटेलाइट घूम रहा है, हर ऑर्बिट की एक रेडियस होती है, तो ये उस ऑर्बिट की स्पीड आ जाएगी, और आर ऑर्बिट की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो आर बन जाएगी रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, और कैपिटल एम यहां पर मास ऑफ सैटेलाइट नहीं है, मास ऑफ प्लेनेट है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है सैटेलाइट की है, रेडियस सैटेलाइट का है, लेकिन मास किसका है, सैटेलाइट का नहीं है, मास है प्लेनेट का, ठीक है। तो कोई भी सैटेलाइट जो आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, एम मास के प्लेनेट के, तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट इक्वल टू √Gm/r ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई सैटेलाइट जो घूम रहा है उसकी ऑर्बिटल स्पीड। अब मान लो कि ये सैटेलाइट जो है, जैसे अर्थ की बात करूं तो अर्थ के सैटेलाइट बहुत पास है, ठीक है। अच्छा, मैं स्मॉल आर को ये भी लिख सकता हूं, स्मॉल आर एक तरह से क्या चीज बन गई, ये तो थी कैपिटल आर, ये तो क्या है, कैपिटल आर, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं हाइट बोल सकता हूं, ठीक है। हाइट मतलब अर्थ की सरफेस से ऊपर, तो ऊपर यहां तो ऊपर लगता है, वो यहां ऊपर नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन है वो ऊपर ही है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, भाई ये आर है, ये स्मॉल आर है, और ये क्या है, कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर प्लस एच। तो मैं ऑर्बिटल स्पीड को इस टर्म में भी लिख सकता हूं, कैपिटल जी एम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर प्लस एच, जहां एच क्या है, हाइट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ प्लेनेट, और एच क्या है, हाइट फ्रॉम द सरफेस। तो आर रेडियस ऑफ प्लेनेट ये आ जाएगी। अब मान लो कोई भी प्लेनेट जो है वो नियर बाय अर्थ सरफेस है, तो अगर कोई प्लेनेट नियर बाय अर्थ सरफेस है, नियर बाय अर्थ सरफेस, अगर कोई सैटेलाइट नियर बाय अर्थ सरफेस है, तो उस केस में उसके लिए एच क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, रेडियस के कंपैरिजन में। तो ऐसे केस में ऑर्बिटल स्पीड कितनी आ जाएगी, देखो, वी नोट Gm/r, क्योंकि एच क्या हो गया, बहुत कम, तो हमने उसको क्या कर लिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो प्लेनेट जो बिल्कुल अर्थ की सरफेस के बहुत पास घूम रहे हैं, उनकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी आ जाएगी, √Gm/r। और इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, तुम खुद बताओ, Gm की जगह नियर बाई अर्थ सरफेस Gr², तो जैसे Gr² लिखूंगा, ये क्या बन जाएगा, √Gr ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्पीड जो है हम देख पा रहे हैं कि जो एस्केप स्पीड है उसकी क्या है, √2 1/√2 टाइम है, ठीक है। एस्केप स्पीड तो आई थी √2 Gm/r, और या फिर √2 Gr, ये कितनी आ गई, √Gr, ठीक है। तो ये तो हो गई। अच्छा, मैं G की वैल्यू रखू, R की वैल्यू रखू, G कितना होता है 10, लगभग 10, और R कितना होता है 6400 किलोमीटर, तो ये जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, देखो 6400 किलोमीटर, यानी कि ये, और G की वैल्यू 10, तो 6400 का कितना बार आएगा, किलोमीटर है ना तो ये 10⁴ बाहर आएगी, 10⁻², और ये 80, तो कितना आ जाएगा है? ये 8000 मीटर
पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी जो है स्पीड आ जाएगी 8.1 किलोमीटर समथिंग लिखते हैं इसको, ठीक है। तो 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे जाके किसी पार्टिकल को 8.1 किलोमीटर पर सेकंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दूं तो वो अर्थ का क्या बन जाएगा, सैटेलाइट बन जाएगा। ये इसका मतलब है। तुम्हें भी अगर मैं इतनी वेलोसिटी दे दूं तो तुम भी अर्थ के सैटेलाइट बन जाओगे, अर्थ के चक्कर लगाते जाओगे, ठीक है। तो 8.1 किलोमीटर पर सेकंड ये उसकी स्पीड हो जाएगी नियर बाई अर्थ सैटेलाइट। और अगर मैं इसमें डेंसिटी की फॉर्म में भी रिजल्ट आना चाहूं तो वो भी आ जाएगा। फिर मुझे m को रिप्लेस करना पड़ेगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब। तो डेंसिटी की फॉर्म में निकालते हैं, देखो। तो v इक्वल टू जी इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये रो। और बस ये आएगा, और नीचे आ जाएगा ये r। r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वी नोट इक्वल टू ये बन जाएगा 4/3 पाई रो जी। और ये आर कहाँ जाएगा, बाहर, ये आ जाएगा नियर बाई अर्थ सैटेलाइट। इस वाले केस में देखो यहां पर ये एम रखूंगा तो इसमें जो आर आएगा वो तो आर प्लेनेट का होगा, और ये जो आर है वो प्लेनेट का नहीं है। तो इसमें कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें तो ऊपर तो कैपिटल आर आएगा, नीचे स्मॉल आर है, लेकिन इसमें कैंसिल आउट क्यों हुआ है, क्योंकि हमने एच को नेग्लिजिबल कर दिया, ठीक है। एच जो है बहुत कम है। तो आर इक्वल टू आर प्लस, तो ये जो है इसके इक्वल बन गया और वो कैंसिल आउट हो गया। तो नियर बाय अर्थ सैटेलाइट के लिए स्पीड जो है 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये जो है ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी। अब ऐसे मैं टाइम पीरियड निकालू, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड बेसिक चीज से निकालते हैं, देखो। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड का मतलब है एक पूरा चक्कर करने में टाइम। तो सैटेलाइट एक चक्कर आर रेडियस में घूम रहा है, तो आर रेडियस में घूमते वाले सैटेलाइट को एक चक्कर करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। और डिवाइड बाय कितनी स्पीड से चल रहा है, ऑर्बिटल स्पीड से, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से अगर अपन लिखें डिस्टेंस टोटल 2 पाई आर डिवाइड बाय ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल रेडियस ऊपर है, तो ये आ जाएगा। और ऑर्बिटल स्पीड अभी हमने निकाली है कि अगर आर रेडियस के ऑर्बिट में कोई प्लेनेट घूम रहा है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड ये आ जाती है। तो ये जो है आर ऊपर जाएगा और टी इक्वल टू 2 पाई r की पावर 3/2 बना देगा, और नीचे रूट जी एम बच जाएगा। तो एक तो ये रिलेशन है, ठीक है। तो टी जो है इस पे आर पे इस तरह से डिपेंड करेगा, चाहो तो स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर वाला रिलेशन बड़ा फेमस रिलेशन है, ये बड़ा पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना, रट लेना इसको। टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r क्यूब बाई जी एम। कई बार तो सीधा ही पूछा जाता है ये रिलेशन। कई बार जी की वैल्यू पूछी है इसकी टर्म में, जी को इधर ले जाओ, टी स्क्वायर कर, जी की वैल्यू क्या होगी। एक दो बार ग्राफ भी पूछा गया है यहाँ से कि टी, ये वही चीज है, टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब। केपलर थर्ड लो, उसके अकॉर्डिंग भी यही चीज आ रही थी, ठीक है। टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो एक ग्राफ का सवाल बन जाता है, एक तरफ लिख देता है टी स्क्वायर, एक तरफ लिख देता है आर क्यूब, कि इनके बीच में क्या ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ बन जाता है इनके बीच में, ठीक है। तो ये रिलेशन बड़ा ही काम का है। तो ये हो गया टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड का स्क्वायर आर क्यूब के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब देखो मैं उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकाल रहा हूं जो नियर बाई अर्थ सैटेलाइट है, ठीक है। तो नियर बाई अर्थ सैटेलाइट, नियर बाई अर्थ सरफेस, तो अगर सैटेलाइट नियर बाई अर्थ सरफेस है
तो उस वाले केस में देखो क्या चीज चेंज हो जाएगी, वही यहाँ पर एम तो आ ही रहा है, बस ये जो स्मॉल आर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नियर बाई अर्थ सैटेलाइट में स्मॉल आर जो अपन लिखते हैं कैपिटल आर प्लस एच, तो एच लेस देन क्या होगा, आर, तो उस केस में स्मॉल आर किसके इक्वल बन जाएगा, कैपिटल आर के। बस हमारा जो रिलेशन है इसमें स्मॉल आर की जगह क्या रख दो, कैपिटल आर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब ये बन जाएगा, और ये नीचे जी एम आ जाएगा। अब m, और m को मैं डेंसिटी की टर्म में लिख रहा हूं देखो, तो m को डेंसिटी की टर्म में लिखते हैं तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, और g रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो देखना टी स्क्वायर इक्वल टू ऊपर 3 हो गया, पाई हो गया, बस यही बचा, और नीचे बच गया रो और जी, और कुछ नहीं, ये आ जाएगा। तो ये टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 पाई रो जी बच गया, रो बच गया। ठीक है, और 4 पाई कैंसिल हो ही गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। तो ये रिलेशन भी हमें याद रखना है। ठीक है, मतलब याद नहीं रखो तो निकाल लो, पर ये भी पूछा जाता है। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है नियर बाई अर्थ सैटेलाइट, ओनली उसमें क्या आ रहा है, रो आ रहा है। ठीक है, तो इस पे वो सवाल बनाता है कि दो प्लेनेट है और दोनों के जो है डेंसिटी जो है एक दूसरे की डबल है, तो टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो डेंसिटी डबल है तो टाइम पीरियड का रेशियो ये हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या बनाता है कि दो प्लेनेट दोनों की डेंसिटी सेम है, एक की रेडियस दूसरे की क्या है, डबल है, तो टाइम पीरियड का रेशियो क्या आएगा। ठीक है, तो रेडियस डबल है लेकिन डेंसिटी सेम है, नियर बाई अर्थ सैटेलाइट की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें पता है रेडियस पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे, और डेंसिटी सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम ही होगा, क्योंकि हम उस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जो नियर बाई अर्थ है। ठीक है, नियर बाई प्लेनेट है, और नियर बाई प्लेनेट जो है उसका टाइम पीरियड ओनली किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। नियर बाई नहीं है तो फिर टाइम पीरियड यहां से देखेंगे। ठीक है, जिसमें ये m क्या आ रहा है, मास ऑफ प्लेनेट। ठीक है, अब मास ऑफ प्लेनेट में डेंसिटी भी आएगी, रेडियस भी आएगी प्लेनेट की, और r क्या चीज है, ऑर्बिट है, इसमें वो r क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम टाइम पीरियड ऑफ नियर बाई अर्थ सैटेलाइट only and only depend upon density of planet। तो ओनली प्लेनेट की डेंसिटी पर जो है ये टाइम पीरियड क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ नियर बाय अर्थ सैटेलाइट ओनली ओनली डेंसिटी ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करेगा। क्योंकि इसमें जो है रेडियस कैंसिल आउट हो जाती है, मास में भी आर क्यूब है, और पास में आते ही स्मॉल आर किसके आर बन जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल बन जाएगा। तो एक ये सवाल जो है यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा अपन आ जाते हैं, देखो एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। तो कोई भी सैटेलाइट है वो किसी आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, ये प्लेनेट है, और इसके चारों तरफ ये कोई भी सैटेलाइट जो है वो घूम रहा है, और उसकी जो रेडियस है ऑर्बिट की वो कितनी है, आर, और इस प्लेनेट का जो मास है वो कैपिटल एम है, और इस सैटेलाइट का जो मास है वो स्मॉल एम है, और ऑर्बिट में घूमने वाली इसकी एक ऑर्बिटल क्या होगी, स्पीड होगी। तो जब ये घूम रहा है सैटेलाइट, तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स के इंट्रैक्शन की वजह से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी।
तो इसके पास तीन तरह की एनर्जी जाएगी, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, और पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी -Gmm/r। ठीक है, एम मास और उस जगह पोटेंशियल। ठीक है, तो आर सॉलिड स्फीयर से आर दूर जो बाहर है वहां पोटेंशियल होगा -Gm/r, और मल्टीप्लाई वहां पर मास ऑफ सैटेलाइट। तो ये तो आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अगला मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ एम और वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर, और ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास Gm/r, ये बन जाएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आई मेरे पास टोटल, वो आ जाएगी Gmm/2r। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन के फोर्स के केस में हमेशा नेगेटिव होती है। जैसे दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब भी नेगेटिव आती है। दो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव आती है, दो नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव आती है। तो रिपल्शन के केस में ये पॉजिटिव आती है, अट्रैक्शन में नेगेटिव आती है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, और इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। तो वहां भी पोटेंशियल एनर्जी कैसी आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, अट्रैक्शन के केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। काइनेटिक तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। और टोटल एनर्जी अगर मैं लिखूं तो टोटल एनर्जी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करते हैं देखो, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी -Gmm/2r। तो टोटल एनर्जी भी कैसी आ रही है, नेगेटिव। और जब भी किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है तो हम बोलते हैं सिस्टम हमारा बाउंडेड सिस्टम है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड रहता है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, एटम में, क्योंकि वहां भी टोटल एनर्जी कैसी आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट भी बाउंडेड है किसके साथ, इसके साथ, प्लेनेट के साथ। ठीक है, तो ये बाउंडेड है, घूम रहा है। ठीक है, तो हमें इसको अगर अनबाउंडेड करना है तो फिर हमें इसकी टोटल एनर्जी को जीरो या उससे ज्यादा करना होगा। ठीक है, तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब देखो इन तीनों एनर्जी के बीच में भी रिलेशन अपन लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी हमारी, वो इस पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, आधी है। पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी है, -Gmm/, और उसकी ये क्या है, आधी है। तो टोटल एनर्जी को मैं सीधा लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं क्या कर दूं, आधा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी भी आ जाएगी। ठीक है, यही अगर मैं इन दोनों में रिलेशन निकालू कि जो काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही क्या है, टोटल एनर्जी है, बस काइनेटिक एनर्जी का मैं क्या कर दूं, नेगेटिव, क्योंकि टोटल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है, तो मेरे पास टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो बोलता है कि सैटेलाइट की जो है, ये मान लो कि टोटल एनर्जी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अगर सैटेलाइट की ये टोटल एनर्जी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का क्या होगी, डबल होगी। ठीक है, तो हम बोल देंगे -400। और वो बोलता है कि ये टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो बस इसी का क्या कर दो, प्लस कर दो, 200 जूल आ जाएगी। तो कभी ये दे के ये पूछता है, ठीक है, और ये पूछता है, ये दे के ये पूछता है, तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए, इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। इन सब में आर जो है वो क्या चीज है, आर हमारी यहाँ पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। तो आर जो है क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट बदलेगी तो फिर टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट बदलेगी तो टोटल एनर्जी भी बदल जाएगी। और इसका जो एनर्जी का ग्राफ है देखो, वो ग्राफ बनाते हैं। देखो इधर तो लिख रहा हूं मैं एनर्जी, इधर लिख रहा हूं मैं आर। अब काइनेटिक एनर्जी तो कैसी है, पॉजिटिव, और जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो जितना बड़ा ऑर्बिट होगा उतनी ही इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि इसकी ऑर्बिटल स्पीड भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो बड़े ऑर्बिट में जो है काइनेटिक एनर्जी कम, उसकी जो है वेलोसिटी भी कम, तो काइनेटिक एनर्जी का कर्व तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव, तो वो किधर आएगा, नीचे।
और उसमें भी हम आर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती होती जीरो हो जाएगी, बढ़ेगी, जीरो, नेगेटिव से जीरो की तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन उसका जो कर्व है वो ऐसा ही आएगा, इस तरह का, ठीक है। तो ये कर्व हो गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का। अब टोटल एनर्जी पोटेंशियल से तो कम ही आएगी और नेगेटिव आएगी, तो उसका कर्व थोड़ा सा इससे कम आएगा, इस तरह, ठीक। तो ये इसका जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कर्व बन जाएगा। अब बाइंडिंग एनर्जी जानते हो क्या, बाइंडिंग एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी की नेगेटिव। टोटल एनर्जी हमारे केस में बाउंडेड सिस्टम है तो नेगेटिव है, उसको बस क्या कर दूं मैं, पॉजिटिव। मान लो किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी ये है, अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, प्लस 20। मैं इस सिस्टम को कितनी एनर्जी दूं मिनिमम, ताकि ये बाउंडेड सिस्टम से किसे बदल जाए, अनबाउंडेड में। तो मिनिमम कितनी दूंगा, 20। 21 भी दे दूंगा तब भी अनबाउंडेड हो जाएगा, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, 20। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बाउंडेड सिस्टम इनटू अनबाउंडेड सिस्टम, ठीक है। वही आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, उसको बाहर निकालना है तो उसको जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी है उतनी दे दो, वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा उस ऑर्बिट से, ठीक है। तो हर ऑर्बिट के लिए क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, और बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मिनिमम एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, ब्रेक करने के लिए, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बाउंडेड सिस्टम इनटू अनबाउंडेड सिस्टम। एक बाउंडेड सिस्टम से अनबाउंडेड सिस्टम में बदलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है। और बाइंडिंग एनर्जी हो गई माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी हो गई, और माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ही क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। माइनस ऑफ टोटल एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का आधा कर दूं अगर मैं, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का आधा, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी का आधा, ठीक है। तो यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, तो ये इन सबके बीच में रिलेशन हो गया। और बाउंडेड सिस्टम, अनबाउंडेड सिस्टम, टोटल एनर्जी अगर हमारी लेस देन क्या है, जीरो है, तो वो कैसा सिस्टम होगा, बाउंडेड। और टोटल एनर्जी हमारी ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है, तो वो कैसा सिस्टम बन जाएगा, अनबाउंडेड। तो अगर मैं जैसे इस वाले ग्राफ में बात करूं कि यहां पर कैसा सिस्टम होगा, तो हमने देखा कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी है, देखो इतनी है, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी बस इतनी सी है, तो टोटल एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो मतलब यहाँ सिस्टम इस पॉइंट पे, इस वाले आर पे सिस्टम हमारा कैसा होगा, बाउंडेड सिस्टम होगा, ठीक है। मान लो किसी जगह दोनों इक्वल आ गई, कौन सी, पोटेंशियल, अभी तो नहीं बन रही है इस कर्व में, अगर इक्वल हो गई तो फिर टोटल कितनी जाएगी, जीरो, और टोटल जीरो होते हैं वो कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। मान लो किसी जगह पोटेंशियल कम है, काइनेटिक ज्यादा है, तो वो भी अनबाउंडेड सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बाउंडेड और अनबाउंडेड सिस्टम वाली बात हो गई। अब एक चीज और पूछता है वो, कि मान लो कोई सैटेलाइट है जो R1 रेडियस में घूम रहा है, कितने में, R1 में, और हम चाहते हैं कि ये सैटेलाइट का ऑर्बिट R1 से क्या हो जाए, R2 हो जाए। हम इसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो पहले किस ऑर्बिट में घूम रहा था, R1 में, अब किस ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लो ये R2 में, इसमें शिफ्ट करना चाहते हैं हम दूसरे ऑर्बिट में। तो R1 रेडियस के ऑर्बिट से हम इसको शिफ्ट करना चाहते हैं किसमें, R2 रेडियस के ऑर्बिट में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो कोई सैटेलाइट है वो R1 रेडियस के ऑर्बिट से शिफ्ट हो गया या शिफ्ट करना है हमें, तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑर्बिट में उसकी टोटल एनर्जी अलग होगी, और इसमें अगर घुमाना है तो टोटल एनर्जी अलग होगी। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, जो टोटल एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है। तो वर्क जो रिक्वायर्ड होगा इसके लिए वो बन जाएगा डेल्टा टीई, यानी कि टोटल एनर्जी 2 वाले ऑर्बिट में माइनस टोटल एनर्जी 1 वाले ऑर्बिट में। और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है,
माइनस Gmm/2r2, ठीक है, माइनस Gmm/2r1। ये 2 ऑर्बिट की एनर्जी, वो 1 रेडियस के ऑर्बिट की एनर्जी, वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो देख लो ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास। तो इतना वर्क रिक्वायर्ड होगा टू शिफ्ट सैटेलाइट फ्रॉम रेडियस r1 टू r2। तो इतना हमें, क्योंकि वहां यूं थोड़ी वहां वो बैठा रहेगा, उस ऑर्बिट में तो घूमना है उसको। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह से अगर वो बोल दे कि कोई प्लेनेट है, उसकी सरफेस पे ये कोई क्या है, सैटेलाइट है, ये प्लेनेट है, इस प्लेनेट का मास कितना है m, और इसकी रेडियस कितनी है r। अब मुझे लॉन्च कराना है सैटेलाइट को किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है। अब वो बोल देगा कि ये ऑर्बिट अर्थ की सरफेस से मान लो कितनी दूर पे है, 2r। मुझे इसको अर्थ की सरफेस से 2r दूर वाला जो ऑर्बिट है उसमें क्या कराना है, लॉन्च कराना है। तो मुझे इसको लॉन्च कराने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो कितनी एनर्जी, अब लॉन्च करा के थोड़ी वहां बैठ गया और बस बैठा है, उसको क्या करना है, घूमना है। तो घूमना है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और उसके पास काइनेटिक। तो इतनी एनर्जी दूंगा मैं इसको यहां पर कि इसकी एनर्जी इस ऑर्बिट की एनर्जी की क्या हो जाए, इक्वल। तो उसके लिए मैं इसको वेलोसिटी दूंगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या दूंगा, एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ की टोटल एनर्जी और इस ऑर्बिट की टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, बराबर। भाई मान लो इस ऑर्बिट में 100 जूल एनर्जी होनी चाहिए, -100। तो यहां भी तो -100 होनी चाहिए। तो यहां मान लो एनर्जी है इसकी -200, तो फिर मैं इसको +100 दूंगा, तभी तो जाके क्या बन जाएगी, -100 एनर्जी बनेगी। तो +100 एनर्जी किस फॉर्म में दूंगा, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ की टोटल एनर्जी सरफेस पे ये, और सरफेस पे मैंने क्या दी इसको, काइनेटिक एनर्जी ये, इक्वल टू उस ऑर्बिट की टोटल एनर्जी, इस ऑर्बिट की क्या लिखूंगा, टोटल एनर्जी। तो इस पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, ठीक है। और ये घूम रहा है तो नेट फोर्स किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, देखो mgh माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सलेशन। कौन सा एक्सलेशन, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन क्या होता है, v²/r, ठीक है। v क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो v²/r क्या है, रेडियस। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, gm/r, ये ऑर्बिटल, और ये नीचे क्या था, r, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, mgh-n=gmm/r², ठीक है। अब देखो gh की वैल्यू कितनी है वहां से, gh कितना है, gm/r²। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो नॉर्मल कितना आ गया, तो इस आदमी को नॉर्मल फील नहीं होगा। नॉर्मल फील नहीं होगा मतलब क्या हो जाएगी, वेटलेसनेस। जिस सतह पे खड़ा हुआ नॉर्मल फील नहीं हो रहा, नॉर्मल क्या हो गया, जीरो। नॉर्मल जीरो हो गया मतलब कौन सी कंडीशन आ गई, वेटलेसनेस आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या फील करेगा, वेटलेसनेस फील करेगा। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसका जो ये एक्सलेशन है, ये पूरा एक्सलेशन देखो, ये एक्सलेशन किसके इक्वल हो गया, एक तरह से एक्सलेशन कौन सा होगा, मास, तो यही सही एक्सलेशन होगा इसका, मास मल्टीप्लाई gm/, ये एक्सलेशन किसके इक्वल हो गया, देखो gh के इक्वल हो गया। तो एक्सलेशन किसके इक्वल हो गया, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो गया। इसी कंडीशन को तुम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में क्या आ जाती है, वेटलेसनेस, ठीक है। नॉर्मल क्या हो गया, जीरो, और ये क्या फील करेगा, वेटलेस। खत्म सेटेलाइट। तो चैप्टर खत्म है अपना, ठीक है, ग्रेविटेशन। ऑल द बेस्ट सबको, ठीक है। बताना रिजल्ट क्या रहे अपना।
वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बैठ जाए सभी लोग प्लीज। ये क्लास हो गई है।